आप सुन रहे हैं आज तक रेडियो। नमस्कार, आज का कोरोना कवरेज लेकर हाजिर हूं। मेरा नाम नितिन ठाकुर है। इस स्पेशल पॉडकास्ट सीरीज में हम लेकर आते हैं दुनिया भर से वो खबरें जो कोरोना से जुड़ी हैं और आपके लिए जानना जरूरी है। नई स्टडी, कोरोना वैक्सीन की अपडेट, घटते बढ़ते केसेस, सब कुछ हम कवर करते हैं। अगले 20-25 मिनटों में किन खबरों पर हमारी खास तवज्जो रहेगी आपको बताता हूं। ऑक्सफोर्ड से आने वाली एक दवाई का इंतजार हो रहा था। अब आने में देरी होगी क्योंकि ट्रायल के दौरान एक शख्स की हालत बिगड़ गई ब्रिटेन में। जिस प्लाज्मा थेरेपी ने कोरोना से राहत दी थी, अब उसे आईसीएमआर ने खास असरकारक नहीं बताया है। तो थोड़ी उदासी तो है। क्या कहा है ये बताएंगे। कोरोना से संक्रमण की आशंका के बीच कई लोग ऐसे भी हैं जिन्हें शक है कि वो कोरोना की चपेट में आ गए हैं, लेकिन वो लोगों को नहीं बताते, डॉक्टरों के पास भी नहीं जाते। शायद डर है या फिर खुद ही बीमारी से सामना करने की हिम्मत नहीं है। जो भी है वो क्यों है, बात करेंगे साइकोलॉजिस्ट से। और आखिर में रोज की तरह जरूरी मुलाकात कोरोना सर्वाइवर से। बात करेंगे ऐसे सर्वाइवर से जो खुद तो असिम्प्टोमेटिक थे लेकिन उनके पिता को सिम्टम्स थे। सुनेंगे उनका जरूरी संदेश भी, लेकिन पहले कोरोना से जुड़ी उन हेडलाइंस को सुनिए जो दुनिया भर से आई हैं। एस्ट्राजेनेका पीएलसी वैक्सीन का ह्यूमन ट्रायल फिलहाल रोक दिया गया है। रिपोर्ट यह है कि ट्रायल के दौरान एक व्यक्ति वैक्सीन की डोज लेने के बाद बीमार पड़ गया। ये दूसरी बार है जब ऑक्सफोर्ड वैक्सीन के ट्रायल को रोका गया है, लेकिन कंपनी ने ट्रायल के दौरान इसे सामान्य घटना बताया है। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने बताया है कि पिछले 24 घंटों में देश में कोरोना संक्रमण के 89,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं। पिछले 24 घंटे में भारत में 1,000 से ज्यादा लोगों की जान चली गई है। इसके साथ ही देश में कोरोना संक्रमितों की कुल संख्या 43 लाख के आंकड़े को पार कर गई है। वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो ने कहा है कि रूस की कोरोना वैक्सीन स्पुतनिक वी क्लिनिकल ट्रायल के लिए इस महीने वेनेजुएला पहुंच जाएगी। इसके बाद वहां भी ट्रायल शुरू हो जाएंगे। कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों पर प्लाज्मा थेरेपी के इस्तेमाल से मृत्यु दर कम करने में मदद नहीं मिलती। ये बात एक स्टडी में सामने आई है। ये भी पता चला है कि थेरेपी किसी मरीज की हालत को गंभीर होने से रोकने में मदद जरूर करती है। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद यानी आईसीएमआर ने ये रिपोर्ट जारी की है। कोरोना महामारी के कारण मार्च से बंद स्कूल आंशिक रूप से ही सही लेकिन अब खुल सकेंगे। सरकार ने 21 सितंबर से 9वीं से 12वीं तक की कक्षाओं को आंशिक रूप से खोलने की इजाजत दे दी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने इस संबंध में एसओपी यानी कि स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर जारी किया है। अमेरिका में कोरोना को लेकर लापरवाही जारी है। नया मामला बेहद डराने वाला है। एक बाइक रैली में लाखों लोग इकट्ठा हुए, जिसके बाद करीब 2,60,000 लोगों के कोरोना संक्रमित होने की न्यूज है। कोरोना मरीजों के इलाज के लिए भारतीय फार्मा कंपनी डॉक्टर रेड्डीज ने बाजार में रेमडेसिविर दवा को लॉन्च किया है। बीते महीने डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरीज ने कोविड-19 की दवा एविगन लॉन्च की थी। इसमें एंटीवायरल ड्रग फेविपिराविर की डोज है, जिसे एविगन ब्रांड नाम से लॉन्च किया गया था। अब बात करते हैं ऑक्सफोर्ड से आने वाली वैक्सीन की। बड़ा इंतजार हो रहा था उसका, अब ये इंतजार और लंबा हो गया है। खबर यह है कि वैक्सीन के ट्रायल का तीसरा और लास्ट स्टेज चल रहा था ब्रिटेन में, तो एक शख्स की वहां तबीयत बिगड़ गई। मामला क्या है और अब इस दवाई का फ्यूचर क्या है, इस पर बात करने के लिए मैंने फोन लगाया आज तक रेडियो रिपोर्टर मिलन शर्मा को। वो इस न्यूज पर नजर रखे हुए हैं। ऑक्सफोर्ड और एस्ट्राजेनेका ये वैक्सीन का जो ट्रायल करवा रहे हैं, ये ट्रायल इंडिया में ही नहीं बल्कि बाकी देशों में भी बाहर हो रहा है, ब्राजील में, यूएस में, यूके में। तो यूनाइटेड किंगडम में जो ट्रायल हो रहा था, वहां पर एक मरीज नहीं कहेंगे, एक हेल्दी पार्टिसिपेंट या वॉलंटियर बीमार पड़ गए हैं। ये एस्ट्राजेनेका के जो स्पोक्स पर्सन हैं उन्होंने एक स्टेटमेंट में बताया, लेकिन इसकी डिटेल्स अभी तक उन्होंने डिटेल में जारी नहीं की है कि किस वजह से वो बीमार पड़े हैं। क्या वैक्सीन का डोज ही एकमात्र कारण था या फिर उनको कुछ और भी दिक्कतें आई डोज लेने के बाद। ये एक ट्रायल का प्रोसीजर है। हालांकि विशेषज्ञों का कहना है कि इसको देखकर अगर एस्ट्राजेनेका ने ये निर्णय लिया है कि वो अब ट्रायल्स में हॉल्ट करेंगे, यानी कि इनडेफिनेटली ट्रायल रोक देंगे, तो ये एक अच्छा एथिकल प्रोसेस है किसी भी वैक्सीन बनने के लिए जिसमें साल लग जाते हैं। एस्ट्राजेनेका अपने एथिकल प्रोसीजर फॉलो करके उस हिसाब से
ट्रायल्स उन्होंने फिलहाल रोके हैं। वॉलंटियर के शरीर पर दुष्प्रभाव पड़े हैं वो क्या है मिलन? और मामला तो ब्रिटेन का है, तो क्या इंडिया में भी जो ट्रायल हो रहे हैं उस पर फर्क पड़ेगा? जी बिल्कुल, इसकी जो डिटेल्स हैं वो एस्ट्राजेनेका ने पब्लिक डोमेन में नहीं डाली है, क्योंकि ये जो एथिकल ट्रायल्स होते हैं इनको सीक्रेट रखा जाता है। वॉलंटियर की जो आइडेंटिटी है उसको भी छुपाया जाता है ताकि आगे जाके उनके अगेंस्ट कोई स्टिग्मा या कोई प्रॉब्लम ना हो। लेकिन उनका ये कहना है फिलहाल कि जो वॉलंटियर हैं जिनको ये दिक्कत आ रही है वो ठीक हो जाएंगे। और जहाँ तक एस्ट्राजेनेका और ऑक्सफोर्ड की वैक्सीन का इंडियन ट्रायल का सवाल है, जो भारत में ट्रायल फेज 3 का और 2 का एक साथ करने वाले हैं, वो अभी तक तो 2 हफ्ते की देरी हो चुकी है उसमें। लेकिन आदार पूनावाला जो सीईओ हैं सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के, उन्होंने एक स्टेटमेंट जारी करके कहा है कि इससे इंडिया में होने वाले ट्रायल में कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। और जो इंडियन ट्रायल है ऑक्सफोर्ड वैक्सीन और एस्ट्राजेनेका जो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया साथ में जिस पर ट्रायल करने वाले हैं, उसका जो प्रोसेस है वो जारी रहेगा। एस्ट्राजेनेका का तो जो होगा सो होगा, लेकिन रूस वाली वैक्सीन स्पुतनिक वी, उससे कितनी उम्मीद करें? उस पर तो पहले से ही कई सवाल हैं। जी देखिए, स्पुतनिक वी पर जितने सवाल फिलहाल विशेषज्ञों की तरफ से आए हैं उसमें सबसे पहला सवाल यही था कि लॉन्च के वक्त जब व्लादिमीर पुतिन जो रशिया के प्रेसिडेंट है उन्होंने वैक्सीन का अनाउंसमेंट किया था, तब वो डेटा जारी नहीं किया गया था। अब फेज 1, 2 और 3 का डेटा जारी कर दिया गया है। लैंडसेट में भी ये डेटा उपलब्ध है और पब्लिश्ड है, पब्लिक डोमेन में है। रशियन गामालेया इंस्टीट्यूट और आरडीआईएफ जो रशियन डिफेंस फोर्स है, उन्होंने ये भी कहा है कि रशिया की जो वैक्सीन है उसकी सेफ्टी देखी गई है। उसमें दिखाया गया है कैसे वैक्सीन इम्यून रिस्पॉन्स बॉडी में बनाने में सकारात्मक रही है। और इसी को देखकर रशिया चाह रहा है कि इंडिया के पास जो वैक्सीन प्रोडक्शन कैपेसिटी है उसको यूटिलाइज किया जाए। इसलिए भारत सरकार ने भी रशिया से इस बारे में बात की है, क्योंकि रूस सरकार ने उन्हें अप्रोच किया था। और उन्होंने ये भी कहा है कि कुछ ऐसी कंपनीज हैं भारत में जो इन स्पुतनिक वैक्सीन पर काम करने के लिए तैयार हैं, और उसकी जो डिटेल्स हैं अभी सरकार वर्कआउट करने की कोशिश कर रही है। लेकिन कोई भी वैक्सीन, चाहे वो रशियन वैक्सीन हो या वो चाइनीज वैक्सीन हो या वो वैक्सीन जो यूनाइटेड किंगडम की बनाई गई हो, अगर वो सेफ्टी स्टैंडर्ड पार कर जाती है, जिसके लिए फेज 3 ट्रायल बहुत ही अहम होता है, उसके बाद ही किसी भी वैक्सीन को मास प्रोडक्शन में या मास पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन में जाना चाहिए। ये एक विशेषज्ञों का अहम पॉइंट है जो लोगों ने कहा है। ऑक्सफोर्ड वाली और रूस वाली वैक्सीन के अलावा चीन और भारत की वैक्सीन भी आने वाली थी मिलन, उनका कुछ अपडेट है क्या आपके पास? देखिए, ऐसे तो विश्व में 188 वैक्सीन कैंडिडेट्स हैं जो इस वक्त ट्रायल्स के बहुत सारे स्टेजेस में पहुंच गए हैं। इनमें से 9 ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो फेज 3 ट्रायल्स में हैं। और जहां तक एस्ट्राजेनेका की बात है, एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन उन 9 कैंडिडेट्स में से थी जिसके ट्रायल्स अब इंडेफिनिटली रोक दिए गए हैं। लेकिन जगह जगह पर अलग अलग तरीके से जो ट्रायल्स चल रहे हैं वो अपने टाइमलाइन पर चलते रहेंगे। पहले भी विशेषज्ञ कह चुके हैं, जो शोध कर रहे हैं वैक्सीन के ऊपर, रिसर्च कर रहे हैं, वो भी कह चुके हैं कि 2021 के मिड से पहले कोई भी वैक्सीन का आना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि फेज 3 का ट्रायल लंबा ट्रायल होता है, हेल्दी पार्टिसिपेंट्स पर होता है, ज्यादा तादाद में ज्यादा लोगों पर होता है, और उसकी सेफ्टी को असेस करना बहुत जरूरी है ताकि एस्ट्राजेनेका जैसी प्रॉब्लम्स ना आए। लेकिन सारी जो वैक्सीन हैं, चाहे आप भारत की इंडिजिनियस वैक्सीन की बात करें, कोवैक्सीन की, उसका भी ट्रायल इस वक्त फेज 2 में चल रहा है। और हर तरीके से वैक्सीन रिक्रूटमेंट, एनरोलमेंट, स्क्रीनिंग ऑफ पार्टिसिपेंट्स भी हो रही है, और हर तरीके से जो सेफ्टी स्टैंडर्ड है वो देखकर ट्रायल्स आगे बढ़ रहे हैं। कोरोना से लड़ने में प्लाज्मा थेरेपी की कई सक्सेसफुल स्टोरीज आपने सुनी होंगी। यहाँ तक कि दिल्ली में तो प्लाज्मा बैंक्स भी खुल चुके हैं।
लेकिन अब आईसीएमआर ने जो कहा है वो थोड़ा सा निराश करता है। ये संस्था कह रही है कि प्लाज्मा थेरेपी कोरोना से लड़ने में ज्यादा प्रभावी नहीं है। इस पर ज्यादा जानकारी दे रही हैं हमारी सहयोगी खुशबू। कोरोना वायरस के इलाज में फिलहाल प्लाज्मा थेरेपी को बहुत कारगर बताया जा रहा था, या यूं कहें तो एक रामबाण समझा जा रहा था। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से 27 जून को जारी किए गए कोविड-19 के क्लिनिकल मैनेजमेंट प्रोटोकॉल से कोरोना वायरस संक्रमित मरीजों के इलाज के लिए प्लाज्मा थेरेपी को अनुमति मिली थी। हालांकि इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च में भारत में मरीजों को दी जा रही प्लाज्मा थेरेपी पर एक स्टडी की गई है, जिसके नतीजे निराश करने वाले हैं। आपको बताएंगे कि आखिर ये स्टडी क्या कहती है, पर उससे पहले ये जान लें कि आखिर ये थेरेपी है क्या। तो इस थेरेपी के तहत कोविड-19 से उबर चुके मरीजों से लिया गया ब्लड प्लाज्मा नए मरीजों में इंजेक्ट किया जाता है। इस थेरेपी पर यकीन करने वालों का मानना है कि ठीक हो चुके मरीजों में बनी कोरोना वायरस एंटीबॉडीज नए मरीज के शरीर में जाकर वायरस को बेअसर कर सकती है। दरअसल ये एक पुराना तरीका है जिसे कई सालों पहले पोलियो, खसरा और मम्स आदि बीमारियों से निपटने के लिए इस्तेमाल किया गया था। अब कोविड-19 के इलाज में प्लाज्मा के प्रभाव की जांच के लिए 22 अप्रैल से 14 जुलाई के बीच भारत में 39 सरकारी और निजी अस्पतालों में ट्रायल किया गया था। स्टडी के लिए कुल 1210 लोगों को एनरोल किया गया था। ट्रायल में जिन मरीजों का इलाज सिर्फ कोरोना वायरस के लिए दी जाने वाली दवाइयों से किया जा रहा था, उनकी तुलना दवाओं के साथ प्लाज्मा थेरेपी भी दिए जाने वाले मरीजों से की गई। ट्रायल के लिए प्लाज्मा डोनर देने वाले ज्यादा पुरुष थे, तकरीबन 94.3%, जिनकी औसत उम्र 34 साल के आसपास थी। ये प्लाज्मा उन डोनर से लिया गया था जिन्हें कोरोना वायरस से ठीक हुए 41 दिन हो चुके थे। जिन मरीजों ने प्लाज्मा थेरेपी ली थी उनमें ठंड लगना, मितली, चक्कर और दर्द जैसे मामूली लक्षण देखने को मिले। ज़्यादातर मरीजों में बुखार और दिल की धड़कनें बढ़ जाने जैसी शिकायत भी पाई गई। इस ट्रायल के बाद आईसीएमआर ने कहा है कि कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों पर प्लाज्मा थेरेपी के इस्तेमाल से मृत्यु दर कम करने में मदद नहीं मिलती, ना ही ये किसी मरीज की हालत को गंभीर होने से रोकने में मदद करती है। स्टडी में ये भी कहा गया है कि ये थेरेपी इन्फेक्शन को भी बढ़ने से नहीं रोकती है। स्टडी के लिए प्लाज्मा थेरेपी के इस ट्रायल को प्लासिड ट्रायल का नाम दिया गया है। इस स्टडी के नतीजे प्रीप्रिंट सर्वर मेडरिक्स पर प्रकाशित किए गए हैं। आज तक रेडियो अब सुनिए आज तक की मोबाइल एप्लीकेशन पर भी। प्ले स्टोर से आज तक की मोबाइल ऐप डाउनलोड करें। ऐप में आपको सबसे ऊपर राइट साइड में 3 आइकन दिखेंगे। उनमें से एक जो सबसे बीच में है वो है आज तक रेडियो का आइकन, तो उसे उंगली से जरा सा छू दीजिए और खुल जाएगा हमारा पिटारा, जिसमें क्या है, न्यूज़ तो हर जगह है पर हमारे यहाँ न्यूज़ है सही कॉन्टेक्स्ट के साथ। खबर तो आ गई पर खबर से आगे की बात क्या है उसका एनालिसिस आपको हमारे यहाँ मिलेगा। और इस ठिकाने पर सिर्फ खबरें ही नहीं हैं, ज्ञान की बातें हैं, मज़ेदार किस्से हैं, बतकही है और भी बहुत कुछ है, जिसका स्वाद लेने के लिए इस गली के चक्कर लगाते रहें। आज तक रेडियो कहते हैं इसे, सुनता है सारा जहां। लोगों को कोई बीमारी होती है तो वो छिपाते हैं, इसमें कुछ बुरा नहीं है। सबका अपना पर्सनल मामला है, लेकिन डॉक्टर को जरूर दिखा लेना चाहिए। मसला अगर कोरोना का हो तो बात अलग है, इसमें डॉक्टर को भी दिखाना चाहिए और खुद को दूसरों से दूर भी रखना चाहिए। कई लोग हैं जिन्हें लगता है कि शायद वो कोरोना से संक्रमित हैं, लेकिन वो फिर भी ना तो डॉक्टर के पास जाते हैं ना ही आसपास के लोगों को बताते हैं। शायद वो डरते हैं, संकोच करते हैं, या फिर हो सकता है खुद ही नहीं चाहते कि उनको पता चले कि कोरोना हो गया है। इस सच्चाई से दूर भागते हैं। दरअसल इसके पीछे हमारा मनोविज्ञान काम करता है, ठोस वजहें काम करती हैं। इस बारे में हमारे सहयोगी प्रतीक वाघमारे ने फोन मिलाया मेदांता में, जहां डिवीजन ऑफ मेंटल हेल्थ में सीनियर कंसल्टेंट ऑफ न्यूरो साइंसेज हैं डॉक्टर सौरभ मेहरोत्रा। उनसे बात की।
सर, कोरोना होने पर सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि हमसे जो भी कांटेक्ट में आए हैं, उन्हें हम तुरंत इन्फॉर्म करें। लेकिन कुछ लोग कोरोना होने पर ये बात सच छिपाते हैं। क्या इसके पीछे किस तरह की साइकोलॉजी है? राइट। सो हम लोग देख रहे हैं कि कुछ लोग अपनी कोरोना पॉजिटिव होने की जो डायग्नोसिस है उसको छुपा रहे हैं। इसके पीछे जो मेन रीजंस नजर आ रहे हैं वो एक ये है कि कोरोना को लेकर लोगों के दिमाग में एक स्टिग्मा सा डेवलप हो गया है। उनको लगता है कि उनको जो है गलत तरीके से ट्रीट किया जाएगा। कई बार हमने ऐसी शुरुआती दिनों में रिपोर्ट सुनी कि अगर कोई कोरोना पॉजिटिव था तो किराएदार मकान मालिक या अपार्टमेंट के लोग वो फोर्स करने लगे लोगों को कि वैकेट करें, या फिर जो लोग मेडिकल फील्ड से एसोसिएटेड थे, हॉस्पिटल्स में काम करते थे, उनको जो है बोला गया कि अपने वो घर खाली कर दे। तो इस तरीके से धीमे धीमे एक स्टिग्मा सा डेवलप होना शुरू हो गया है। तो कई लोगों के जब डायग्नोसिस होती है तो वो छुपाने की कोशिश करते हैं पार्शली कि उनके माइंड में कोरोना से रिलेटेड स्टिग्मा है। दूसरी चीज, उनको ये मन में भय है, ये डर है कि गवर्नमेंट की तरफ से जो है एम्बुलेंस आएगी और उनको बुला के जो है एडमिट कर दिया जाएगा हॉस्पिटल में, तो उनको फोर्सफुली हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया जाएगा। इस चीज का भी उनके मन में डर या भय है। अगर वो लोग अपार्टमेंट्स में रहते हैं तो उनको ये डर लगता है कि उनको टोटल क्वारंटीन में कर दिया जाएगा, उनके या उनके परिवार के सदस्यों को जो है घर से बाहर नहीं निकलने दिया जाएगा, या फिर जो है अपार्टमेंट के लोग उनको कहीं वेकेट करने को ना बोल दें। तो ये उनके माइंड में जो है भय है कि फोर्स्ड हॉस्पिटलाइजेशन हो जाएगा या किसी तरीके से उनको जो है इल ट्रीट किया जा सकता है, या उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन किया जा सकता है। इस प्रकार के भय होने की वजह से कुछ लोग बीच बीच में हमें ये खबरें मिलती हैं कि अपनी डायग्नोसिस को छुपा रहे हैं, छुपाने की कोशिश करते हैं। सर, हम एक फ्रेज सुनते हैं, इग्नोरेंस इज ब्लिस। मतलब अगर ये मान ले कि समस्या है ही नहीं तो चिंता किस बात की है। तो क्या इस तरह का रवैया भी कोरोना के मरीज रखते हैं खुद में? देखिए, यस, कई लोग जो है वो इस प्रकार से ही हम देख रहे हैं कि इग्नोरेंस इज ब्लिस के एटीट्यूड के हिसाब से अपनी लाइफ जी रहे हैं। अगर आप जो है आज की डेट में अपने घर से बाहर निकलते हो, आप लोग जो है देखते हो कि लोग मास्क नहीं पहन रहे हैं। बहुत ही बेसिक चीज है कि मास्क नहीं पहन रहे हैं, बिल्कुल भी फिजिकल डिस्टेंसिंग नहीं कर रहे हैं। उन लोगों को देख के ऐसा लगता है या वो इस तरीके से पोर्ट्रे कर रहे हैं जैसे कि कोरोना नाम की कोई चीज है ही नहीं। तो शायद इस प्रकार के लोग हैं जो इस एटीट्यूड से, इग्नोरेंस इन इस ब्लिस के एटीट्यूड से जी रहे हैं एज इफ नथिंग हैज हैपेंड, जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं है। नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस में जिस तरीके से लाइफ चल रही है वैसे ही जो है वो जीने की कोशिश कर रहे हैं। अनफॉर्चुनेटली ये एक बहुत ही ज्यादा डेंजरस स्टेज है, बिकॉज हमको मालूम है कि कोरोना जैसी तकलीफ, कोरोना जैसी बीमारी में अवेयरनेस की जरूरत है, और अवेयरनेस के बेसिस पे जो हम नेसेसरी एक्शंस लेंगे खुद को बचाने के लिए या अपने फैमिली मेंबर्स को बचाने के लिए, वो जरूरी है। इग्नोरेंस के हिसाब से अगर हम चलेंगे तो अनफॉर्चुनेटली हम खुद को भी रिस्क करेंगे, हम अपने फैमिली मेंबर्स को भी रिस्क करेंगे, और लार्जर सोसाइटी में हम जो है वो बीमारी फैलाने का काम कर रहे हैं, जो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। अच्छा सर, ये जो एसिम्टोमेटिक पेशेंट्स भी कई सारे हैं, तो इससे क्या हो रहा है कि उन लोगों को एक तरह से बल मिल जाता है कि अच्छा हमें तो कुछ हुआ ही नहीं है। तो ये भी एक बड़ा फैक्टर हो सकता है। देखिए, ऐसा है कि यस, इस तरीके की चीजें भी हैं जो लोगों के माइंड में आ रही हैं, और लोग इन सब चीजों की वजह से अपनी अपनी विचारधारा पैदा कर रहे हैं, और शायद कुछ लोग इसकी वजह से कंफ्यूज भी हो रहे हैं। बट हमें जो है सतर्क रहना है, हमें अवेयर रहना है, और हम जरा भी अपना गार्ड किसी भी परिस्थिति में लेट डाउन नहीं कर सकते हैं। बिकॉज हमने ये भी देखा है कि कोरोना एक इस प्रकार की बीमारी है, इतनी अनप्रिडिक्टेबल है कि सेम एज के दो लोग, एक इंसान बिल्कुल भी सिम्टम्स नहीं डिस्प्ले कर रहा है और एसिम्टोमेटिक है, और दूसरे इंसान में हम काफी सीवियर सिम्टम्स और कॉम्प्लिकेशंस देख रहे हैं। जरूरी नहीं है कि ये मैं ऐसे दो लोगों की बात बता रहा हूँ जिनमें किसी को भी कोई कोमॉर्बिडिटी नहीं है,
तो किस इंडिविजुअल में कोरोना जो है गंभीर रूप धारण कर ले, ये चीजें अभी साइंस पता ही कर रही है। तो ये लॉजिक अप्लाई नहीं करता है कि एसिम्प्टोमेटिक केसेस भी बहुत ज्यादा होते हैं इसलिए हम रिलैक्स्ड हो जाए। हमें सभी को सतर्क रहना है। जी सर, कुछ रिपोर्ट्स में हमने ये भी पढ़ा कि फियर ऑफ जजमेंट की वजह से कई बार और शर्म की वजह से भी लोग नहीं बताते हैं, तो ये भी होता है फैक्टर। यस, अनफॉर्चुनेटली कई बीमारियां इस प्रकार की होती हैं। जब मैं वर्ड स्टिग्मा का इस्तेमाल कर रहा हूँ कि बीमारी को लेकर स्टिग्मा है, तो जैसे क्लासिकली ट्यूबरकुलोसिस जैसी बीमारी थी, लेप्रेसी जैसी बीमारियां थी, एड्स एक बीमारी है जिसको लेकर मन में शर्म और शायद कुछ गिलानी, गिल्ट भी लोगों को महसूस होती थी। तो अक्सर लोग जो है छुपा जाते थे और सोसाइटी जो है वो जिन लोगों को ये बीमारियां होती थी उनको एक अलग नजरिए से देखती थी। तो इस वजह से भी लोग और इलनेसेस जो है वो छुपा जाते थे। ये एक इन्फेक्शियस डिजीज है, एक इंसान से दूसरे इंसान को फैल सकती है, फैल रही है, पूरे वर्ल्ड में फैल रही है। तो इसमें हमें कोई ग्लानि नहीं होनी चाहिए, कोई शेम नहीं होनी चाहिए, कोई गिल्ट नहीं होनी चाहिए। ये एक ऐसी चीज है कि प्रिकॉशंस जो है इंसान ले रहा है और लेना बहुत जरूरी है, बट अनफॉर्चुनेटली जो है किसी को भी हो सकती है। तो ग्लानि की कोई गुंजाइश नहीं है, जो है शर्म की कोई गुंजाइश नहीं है। अगर किसी भी इंसान में थोड़े सिम्टम्स बनते हैं तो उसकी जिम्मेदारी है कि वो इमीडिएटली हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स को जो है वो इन्फॉर्म करे, और हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स अगर उसको टेस्टिंग के लिए बोले, आइसोलेशन एंड क्वारंटीन के लिए बोले, तो वो चीज उसको फॉलो करे। और अब बारी सर्वाइवर से मुलाकात की जिन्होंने कोरोना से जंग लड़ी, उसे हराया। इंदौर में रहते हैं रमेश साहू, सिम्प्टोमेटिक थे। उनके बेटे हैं ऋषभ, वो असिम्प्टोमेटिक थे। दोनों ने ही कोरोना को हरा दिया है, अब एकदम ठीक हैं। ऋषभ से हमारे सहयोगी प्रतीक ने बात की, एक संदेश भी दिया है उन्होंने। तो ऋषभ जी, आपके पापा कैसे क्या संक्रमित पाए गए? सर एक्चुअली मेरी फैमिली में हमारे बड़े पापा को हुआ था। तो हमारे बड़े पापा को हुआ था तो वो थोड़ा शांत, उनकी कंडीशन थोड़ी सीरियस हो गई तो शांत हो गए थे 6 तारीख को। तो बाकी जैसे मैं पापा को जो हल्के फुल्के सिम्टम थे उनसे लग के, मतलब तो बुखार और टायर्डनेस जो होती है एक शरीर में, मतलब थकान सी होना और टेस्ट और स्मेल नहीं आना, तो ये उनको ये कंडीशन दिखने लग गई थी। वो संक्रमण जब होता है तो तब समझ नहीं आता कि कहाँ से लगा है जी। बाकी जब जैसा पता लगता है अपनी बॉडी को, तो बॉडी में पता लग जाता है कि टेस्ट चले जाता है, स्मेल चली जाती है और फीवर आ जाता है और हेडेक होता है, जो बेसिक जैसा वायरल में लगता है वैसी चीजें लगती हैं। तो आपने आपकी पहले जांच नहीं हुई कि आपके पूरे परिवार के, जैसे आपके बड़े पापा जब संक्रमित पाए गए थे? नहीं, एक्चुअली बड़े पापा हमारे खातेगांव रहते थे, तो वो बाहर रहते थे एक्चुअली। तो वो यहाँ पे अरविंदो में भर्ती हुए थे। तो मतलब हम उनसे कांटेक्ट में नहीं आए थे, पर फिर भी जैसे कहीं ना कहीं, जैसे जब देह होता है तो उस देह संस्कार जब किया था तब हो सकता है कहीं कांटेक्ट में आ गए हो जी। तो उस समय तो समझ नहीं आता है जब तो बॉडी फिट रहती है, पर उसका जब सिम्टम जैसे आपको कभी लगे तो आपको 7 या 8 दिन में समझ आता है कि कुछ हो रहा है बॉडी में जी। जैसे पहले तो टेस्ट, और पहला जो सिम्टम है इसका, जो बेसिक सिम्टम है वो टेस्ट और स्मेल चली जाती है। और जो दूसरा जो इसका होता है, दूसरी स्टेज जिसमें बुखार आती है, टायर्डनेस फील होती है बहुत ज्यादा, कफ होता है, ड्राई कफ होता है एक तो इसमें। एक तो जो कफ होता है ऐसा कफ नहीं होता, ड्राई कफ होता है एकदम, खांसी जो आती है वो बहुत जोर से आती है जी। तो ये संबंधित ऐसे संबंधित सिम्टम्स दिखने लग रहे हैं तो आप मतलब अपनी जांच करा लें तो क्वारंटीन में रहे फिर आपके पिताजी? हाँ, मैं और फिर मुझे भी मतलब जो थे थोड़े बहुत सिम्टम थे, जैसे टेस्ट और स्मेल चली गई थी मेरी भी। अच्छा, आपको भी हुआ? हाँ, तो मुझे एसिम्प्टोमेटिक हुआ जी। और बाकी मेरे पिताजी को थोड़ा सा इन्फेक्शन था, बाकी तो कोई इसमें कोई इशू नहीं था। तो हम दोनों एडमिट हो गए थे, क्वारंटीन हुए थे। तो वहाँ पर कैसा क्या माहौल था? वो सेंटर कैसा क्या था वहाँ पर? क्या क्योंकि कई लोगों को ऐसा लगता है कि वो बहुत ही डरावनी जगह है, तो क्या वाकई में ऐसा है? सर देखा जाए तो इसमें पूरा मन का खेल है। सीधी सी बात है, अगर आप मन से जीते हैं कि मुझे इसको हराना है तो आपने हरा ही दिया उसे, और अगर आप मन से ही हार गए बीमारी से कि मुझे ये हो गया, मुझे वो हो गया, तो वो तो फिर आपको बढ़ता ही जाएगा जी। वो तो सीधा सा सोचिए। बाकी ऐसा सर कुछ भी नहीं होता है हमको, क्योंकि
बीमारी से लड़ना है, बीमार से नहीं लड़ना है। जैसे कि हम बोलते ही है, जैसे हमको बीमारी से लड़ना है, बीमार से नहीं लड़ना है, तो उस तरीके से ही आप अपनी मेंटेलिटी बना लीजिए कि मतलब मुझे इसको हरा के आना है तो हरा के आना है। बाकी जैसे हम गए थे तो जैसे हमारे साथ एक वार्ड में बहुत सारे पेशेंट होते हैं, 12 पेशेंट होते हैं, तो सब डिस्टेंस पे रहते हैं। बाकी ऐसा है कि जब आप शुरुआत में आएंगे तो थोड़ा टाइम आपको बुरा लगेगा, या घर की याद आएगी, या थोड़ा सा लगेगा कि कोई फोन कर रहा है, तो वो मतलब फोन करने वाला एक तो जो होते हैं वो घबरा देते हैं आपको कि अरे आपको ऐसा हो गया, आपको ऐसा हो गया। पर आप अपने मन को ऐसा संभालिए कि मतलब कि हाँ, मुझे बस इतना सा हुआ है और मुझे 10 दिन में घर जाना है। बिल्कुल। तो वहां पर फिर आपके साथ किस तरीके से ट्रीटमेंट हुआ? खाना वाना कैसा था? क्या आपको गोलियां दी गई वहां पर? हाँ जी सर, पहले तो जैसे कि मुझे तो एसिम्प्टोमेटिक था, तो मुझे कोई इतनी दिक्कत आई नहीं। बट मेरे फादर को थोड़ा सा इन्फेक्शन था, तो उनका सीटी स्कैन वगैरह हुआ और उनको मतलब इंजेक्शन वगैरह ट्रीटमेंट हुआ, तो वो तो ठीक हो गए थे। और बाकी जैसे कि रूटीन रहता है वहाँ पे, वो आप फाइल बनाते हैं, उसमें आपकी जो दवाइयाँ हैं जो उसमें नेसेसरी है, सुबह शाम आपको दवाइयाँ दी जाती है और कफ सिरप दिए जाते हैं। टाइम टू टाइम आपको दवाइयाँ लेनी है, कफ सिरप लेना है, और साथ ही साथ सुबह योगा कराते हैं जी। सुबह योगा करना है। आप योगा काफी इफेक्टिव है आपकी बॉडी के लिए, जैसे अनुलोम विलोम हो गए, जो बेसिक्स योगा है वो काफी इफेक्टिव है इन सब चीजों में। और इसका सीधा सा एक यही है, अगर आपको ठीक जल्दी होना है तो आपको अपना इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग करना होगा। बिल्कुल, इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करना है तो आपको खाना खाना ही पड़ेगा ज्यादा। ऐसा नहीं कि मैं बीमार हूँ तो मैं खाना नहीं खाऊं जी। वो तो समझ आता है कि बीमारी में कि खाना अच्छा लगता नहीं है। सही बात है। पर आपको आपकी बॉडी को थोड़ा बूस्ट देना होता है, तो उसके लिए आपको खाना खाइए या फल फ्रूट खा लीजिए। आप मतलब हर 2-3 घंटे में आप कुछ खाते रहिए, तो ऐसे में आपकी बॉडी वीक भी नहीं होगी और उससे लड़ने की उसको क्षमता भी होगी और ताकत भी मिलेगी जी। तो ऋषभ, आप युवा हैं और हमारे जितने भी युवा साथी हैं उनको एक शायद भ्रम होता है कि हम यंग हैं, हमारी इम्यूनिटी अच्छी है, हमें कोरोना नहीं होगा, लेकिन आपको भी हुआ, आप उसके शिकार हुए, तो आप उन्हें क्या मैसेज देंगे? मैं सर ये चाहता हूँ, हम एक यूथ है तो हम समझदारी से काम ले, ना कि और बच्चे जैसा सोचे। बिल्कुल। तो एक यूथ जो होता है जो दूसरों को भी इंस्पायर करे। अब हमसे छोटी पीढ़ियां, उनको भी हमको इंस्पायर करना है, तो हमें ये रूल्स रेगुलेशन फॉलो करना चाहिए जी। बिल्कुल। अगर हम फॉलो नहीं करेंगे तो अब आने वाली जनरेशन भी नहीं करेगी, ना हम किसी बड़ों को भी दिखा पाएंगे कि हम क्या कर सकते हैं। तो ये था आज का कोरोना कवरेज। मेरा नाम नितिन ठाकुर है। कल फिर हाजिर होंगे नई अपडेट्स के साथ। अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखें, और हाँ, देश दुनिया की खबरें सुबह सुबह जाननी हो और अपने दिन की स्मार्ट शुरुआत करनी हो तो आज का दिन सुनना मत भूलें। तो अब दीजिए इजाजत, नमस्कार। खबरों की हलचल और देश विदेश का मिजाज आप सुन रहे हैं आज तक रेडियो।